Good morning, dear students. Today we will do history chapter number 2, New Kings and Kingdom. In this chapter, we are going to read about the reasons which give rise to the new kings and the kingdom. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन कारणों के बारे में कि जिसके के द्वारा हमारे देश में और भी नए राज्य और राजा हुए. So now let's we start our chapter. Okay, by the 7th century, the different regions for the subcontinent had a big landlords, warrior chiefs who were acknowledged as the subcontinent or the summons by the existing king. They had to bring the gifts for the king and overlords and had to be present at their court and provide the military support. However, these summons gained the power and wealth. They declared themselves the Mahasamans, Mahamandleshwar, and so on. So, in mid 7th century there were many big landlords, जमींदार्स. ओके, दे वेर अंडर द किंग्स. तो हम ये देखते हैं कि जो 7th सेंचुरी थी उसमें जो हमारे देश में बड़े बड़े जमींदार हुए, लैंडलॉर्ड्स हुए, दे वेर अंडर द किंग. वो अपने एक राजाओं के अंडर में थे. द किंग प्रोवाइडेड देम द एरिया, ओके, फॉर द टैक्स कलेक्शन. ओके, तो जो राजा होते थे वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को एरिया डिवाइड करके या उनको ग्रांट में देते थे, जिसके द्वारा वे क्या करते थे, उससे टैक्स, राजाओं के बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करते थे. ठीक है. इवन दे गिव द गिफ्ट्स टू द किंग. ओके, वो अपने राजाओं को गिफ्ट दे के खुश रखते थे. एंड दे प्रोवाइड द मिलिट्री सर्विस, वो उनको युद्ध में हेल्प करते थे. ओके, बट स्लोली दीज सामंस गेन द पावर एंड वेल्थ. तो जैसे जैसे समय बीता गया तो ये जो सामंत्स थे जिनको जो एरिया दिया गया था वो इंडिपेंडेंस रूलर डिक्लेयर कर दिया अपने आप को. एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर देयर रीजन. और वो क्या किए, जो राजाओं के द्वारा, जिस राजा के अंडर में ये सामंत्स थे या बड़े बड़े हमको लैंडलॉर्ड्स कहना चाहिए, उन्होंने क्या किया, राजाओं से खुद को अलग कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट करके उस पर्टिकुलर एरिया का जो राजाओं से ग्रांट मिला था उनको, उसका रूलर घोषित कर दिया. Why? Because they get the power, they get the money from the tax, so on. We see how these Samans in future gain the power of military and the wealth. So they were known as the Mahamandleshwar or the Saman. Now let's see about the one of the example is Rashtrakuta in the Deccan, who were the subordinate to the Chalukyas of the Karnataka. तो हम यहाँ देखते थे जो डेक्कन रीजन है, डेक्कन रीजन आपका उस एरिया में राष्ट्रकूटा जो थे एक बड़े जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे. देवर अंडर द चोलास किंग. तो वो किसके अंडर में थे, देवर अंडर द चोलास किंग हु वेर द रूलर ऑफ द कर्नाटक. तो चोला किंग जो थे वो कर्नाटक के रूलर थे. ठीक है. और डेक्कन का जो एरिया था वो राष्ट्रकूटास जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको मिला हुआ था टैक्स के लिए. ओके, या ये बोल सकती है कि उसकी देख रेख करने के लिए. तो क्या हुआ, इन फ्यूचर दीज राष्ट्रकूटास दे ओवरथ्रू द चोलास एंड बिकेम द रूलर. ओके, इन द मिड 8th century दंती दुर्गा द राष्ट्रकूटा चीफ्स ओवरथ्रू द चालुकास ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड द हिरण्यगर्भा. तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो 8th century के आते तक के जो राष्ट्रकूटास उस समय के बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे, दे बिकेम द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. दे ओवरथ्रू देयर ओवरलॉर्ड. उन्होंने अपने राजाओं को वहाँ पे हरा दिया और खुद ही राजा बन के रूल करने लगे. दे परफॉर्म द रिचुअल सेरेमनी नोन एज द हिरण्य गर्भ. तो उन्होंने एक रिचुअल सेरेमनी परफॉर्म की जिसको हिरण्य गर्भ कहते थे, जिसके द्वारा वे क्षत्रिय कहलाए. ठीक है. एक रिचुअल सेरेमनी के द्वारा वे अपने आप को क्षत्रिय घोषित करके उस राज्य में रूल करने लगे. सो इन दिस वे वी सी दैट हाउ द सामंत्स और द बिग लैंडलॉर्ड्स start becoming their new rule over their region. Okay, now let's we see about the prashasti. What is prashasti? Prashasti composed by the learned brahmans who occasionally help the administration, contain the detail that may not be literally true, but they how the rule wanted to be described themselves as a valiant victorious. So prashasti मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स वी सी अबाउट इट. तो प्रशस्ति इज कंपोज्ड बाय द वेल लर्न्ड ब्राह्मण्स. तो हम इसमें देखते हैं प्रशस्ति एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक पढ़े लिखे या वेल एजुकेटेड ब्राह्मण के द्वारा उस समय लिखा जाता था, जो उस समय के राजाओं के या सामंत के कोर्ट्स में होते थे. पर इसमें यह है
कि उसमें राजाओं की अच्छाई के बारे में लिखा जाता था। ओके, दे इन दिस डॉक्यूमेंट दे प्रेजेंट द पॉजिटिव और द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ द किंग। राजाओं की अच्छाइयों के बारे में, उनके शासन के बारे में प्रचार किया जाता था, नॉट अबाउट द बैड थिंग्स। और उनकी जो नेगेटिव होती थी वो इस प्रशस्ति में उसका जिक्र नहीं होता था। सो इन बिहाफ दैट द किंग्स, जो इस प्रशस्ति को लिखने के एवज में, इन रिटर्न द किंग्स प्रोवाइड देम और ग्रांट देम द बिग लैंड्स। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं, ठीक है। द किंग ऑफर द रिवॉर्ड्स द ब्राह्मण बाय द ग्रांट्स विच वर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट। दिस प्लेट्स वर गिवन टू who received the land. Usually for the 12th century was the long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over the Kashmir, composed by the author named Kalhan. So in this prasasti, it's written on a copper plates. एक प्रकार की तांबे की जो प्लेट होती, कॉपर प्लेट्स होती थी. It was mentioned to whom the land is given as a grant. तो उसमें जो तांबे का पात्र होता था या जो तांबे का शीट होती थी उसमें लिखा जाता था कि राजा के द्वारा किस ब्राह्मण को कितना जमीन दान में दिया गया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रशस्ति जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिली थी, ठीक है, उसमें जो कश्मीर के रूलर थे उनके बारे में जो काल्हान थे उन्होंने लिखा था वहाँ के राजा के रूलिंग के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। ओके, सो it was in a Sanskrit language. So as we know that the Brahman were the learned men, educated person, so they write the prasasti in a Sanskrit language. वो जो प्रशस्ति जो लिखते थे वो संस्कृत लैंग्वेज ही यूज़ करते थे about the ruler and his policy, ठीक है। So in this way we see that the प्रशस्ति क्या होती है। Now we have seen how the new kingdoms arose, what is about the prasasti. Now let's we see about the administration in the kingdom. तो जो नए नए राज्य बने या जो राजा हुए, हाउ दे एडमिनिस्ट्रेट, उन्होंने अपने राज्य को किस प्रकार से संभाल के रखा या किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट किया। द न्यू किंग्स लुक अपॉन द हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज द महाराजा धीराज, अ ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ अ किंग, ओके, त्रिभुवन, ओके, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर they also shared the power with their samant as well, as it was association of the peasants, traders and brahmins. In these states the resources were obtained from the producers, who were often persuaded or the compelled to surrender the part of the what they produced. Tax also collected from the traders. So in this way administrator, the kings have the ministers, okay, they have the samants, big landlords which were known as the subordinates. हमने पिछले इसमें देखा था स्लाइड में कि क्या जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे या जो मिनिस्टर्स होते थे राजाओं के अंडर में, दे हेल्प द किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दे अपॉइंटेड द ऑफिसर्स for the collection of the tax and for the collections of the revenue. The taxes were collected from the traders, farmers, peasants and the craft persons. Okay, these resources were used to finance the king established and for the construction of the temple, forts, and they were also used to fight the wars, trade routes. The functions of the collecting revenue were generally recruited from the influenced family. So now, in which purpose these resources or the tax or the revenue is used? अब हम बात करते हैं कि राजाओं के द्वारा या सामंत के द्वारा जो रेवेन्यू इकट्ठा की जाती थी, टैक्स इकट्ठा किया जाता था, वो कहाँ यूज होती थी। दिस रेवेन्यू आर मोस्टली यूज्ड इन द वार्स, बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स। तो अधिकतर जो है ये रेवेन्यू बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए, टू बिल्ड द फोर्ट्स, बड़े किले बनाने के लिए या लड़ाइयों में यूज़ किया जाता था, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द कलेक्टिंग रेवेन्यू आर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस। तो देखिए जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था वो प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था जो राजाओं के विश्वास पात्र होते थे। ओके, सो नाउ let's see about the sum of the wars or the battle fought by the kings of that time. Wars for the wealth. The mostly the war were for the land and the wealth. जो अधिकतर लड़ाइयाँ होती थी वो अपनी राज्य की सीमाओं को विस्तृत करने के लिए, फैलाने के लिए और साथ ही किस लिए, वेल्थ के लिए। ओके,
For the centuries, the Gujara, Pratihara, Rashtrakuta and Palas dynasty fought for control over the Kannauj. तो हम यहाँ देखते हैं फॉर द सेंचुरीज, कई सालों से जो गुजारा है, प्रतिहारा है, राष्ट्रकूटाज है, ओके, एंड पालास डायनेस्टी है, दे वी आर फाइटिंग फॉर द कन्नौज. कन्नौज जो है एक छोटा सा प्लेस है, उसके लिए लड़ाई कई सालों से इन सब के बीच में चल रही थी. द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट नोन एज द त्रिपाठी स्ट्रगल. तो इसी स्ट्रगल को नोन एज द थ्री पार्टीज, तीन राज्यों के बीच में हुई, तो इसलिए थ्री पार्टीज स्ट्रगल का नाम दिया गया. सुल्तान मोहम्मद गजनी रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड लूटेड द टेम्पल लाइक द सोमनाथ, गुजरात. मोहम्मद गजनवी इंटरेस्टेड अ स्कॉलर्स नेम अल-बुरूनी टू राइट द अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो हम यहाँ देखते हैं एक और जो थे रूलर सुल्तान मोहम्मद गजनी, जो गजनवी उसका नाम था उस शासक का, उसने हमारे भारत देश के जो सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात, उसने कई बार उस पर आक्रमण किया और वहाँ से उसने बहुत सारे, ही हैज़ लूटेड द मैनी वेल्थ लाइक जेम्स, ज्वेल्स एंड मैनी प्रीसियस स्टोन. ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी है वो हमारे भारत देश के सोमनाथ टेम्पल पर कई बार आक्रमण किया और यहाँ से बहुत से प्रीसियस स्टोन्स, डायमंड, ज्वेल्स, रूबीज अपने साथ लेकर चला गया. और उसने ही हैज़ अपॉइंटेड अल-बुरूनी, ओके, वन ऑफ द स्कॉलर्स टू राइट द अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उसने अल-बुरूनी नाम के एक पर्सन को अपॉइंट किया था अपनी कोर्ट पे, जो उसके बारे में डिटेल अकाउंट लिखता था. अदर किंग एंगेज इन अ वॉरफेयर वेयर द चौहान हु रूल ओवर द रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर. इन्हीं में से एक और थे चौहान रूलर, जैसे पृथ्वीराज चौहान जो शायद आपने नाम सुना होगा, तो उन्हीं के वंशज. He started, okay, they were the ruling party around Delhi and Ajmer. तो ये जो चौहान रूलर थे वो दिल्ली और अजमेर के आसपास रूल करते थे. ओके, द चौहान्स वेर एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द चालुकास ऑफ द गुजरात एंड द गजनवीज ऑफ द वेस्टर्न यूपी. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो चौहान रूलर थे, दे वेर बिजी इन अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स वॉर. दे वेर बिजी विद द चालुकास इन अ वॉरफेयर. ओके. Okay, now let's we see about the Chola rulers, the case study. Though mostly the Chola were from the small family of the Uriyar, the successor of the Vijayal conquered the neighboring region and the kingdom grew in a size and power. तो जो चोला जो थे वो रूलर पार्टी थी कर्नाटक की, वो एक छोटे से परिवार को बिलोंग करती थी. उनका जो राज्य था बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दे वेर स्टार्टेड कैप्चरिंग द स्मॉल स्टेट. तो उन्होंने क्या किया, अपने नेबरिंग स्टेट्स को जो उनसे साइज में छोटे होते थे, स्मॉल होते थे, उनको अपने अंडर में लेना शुरू किया. किसके द्वारा? दे स्टार्टेड वॉर विद देयर नियर नेबरिंग रूलर्स. राजा राज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर एंड एक्सपेंडेड द कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दिस एरिया. तो हम यहाँ पे बात करते हैं राजा राज वन जो था, वो जो चोला रूलर था, वो ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर. ओके. His son Rajendra I conquered the Sri Lanka and the countries of the Southeast Asia. His son Rajendra I, तो उसका जो बेटा हुआ उसका नाम था राजेंद्र वन. He was the one of the powerful ruler and he conquered the Sri Lanka and the Southeast Asia. तो इसने क्या किया, राजेंद्र वन ने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री तक के अपना साम्राज्य बढ़ाया था. चोला वेयर द बिग टेम्पल बिल्डर्स. टू फेमस टेम्पल्स वेयर तंजौर एंड द गंगा कोडनम. तो यहाँ हम देखते कि चोलास दे वेयर द फेमस फॉर बिल्डिंग द बिग टेम्पल्स. तो जो चोलास किंग्स थे वे टेम्पल के नाम से जाने जाते थे. दे बिल्ड अ वेरी बिग टेम्पल. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द तंजौर टेम्पल. एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद द वेरियस मेथड ऑफ इरीगेशन. एट द टाइम ऑफ द चोला किंगडम वी सी दैट they know the importance of irrigation, so they मेक अ इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन सिस्टम. तो हम देखते हैं कि जो चोला के जो रूलर थे वो इरीगेशन के इम्पोर्टेंट को महत्व को जानते थे. इसी कारण उन्होंने इरीगेशन पे बहुत मेहनत की और नए नए तरीके के उन्होंने इरीगेशन के डेवलप किए. सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट्स कॉल्ड द ऊर बिकेम द प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन एग्रीकल्चर. ओके. द विलेज काउंसिल एंड द नडू परफॉर्म अ सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पीजेंट्स थे या जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ कंडीशन जो थी चोलास किंगडम के समय में बहुत अच्छी थी. वाई? बिकॉज दे गेव द इम्पोर्टेंस टू द इरीगेशन सिस्टम. दे बिल्ड द वॉल, वेल्स, टैंक्स,
स्मॉल चैनल ऑफ कैनल्स। तो इस प्रकार जो उस समय के जो छोटे फार्मर्स थे ये, ठीक है, या पीजेंट्स थे, उनको इस एग्रीकल्चर सिस्टम से बहुत फ़ायदा हुआ, उनकी लाइफ स्टाइल भी सुधरी। तो एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नोन एज द नगरम आल्सो परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म। तो उस समय के जो ट्रेडर्स थे दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद द अदर कंट्रीज एंड नेबरिंग स्टेट्स, सो देयर कंडीशंस आर आल्सो इम्प्रूव्ड एंड दे बिल्ड अ यूनियन नोन एज द गिल्ड, ओके, GUILD, गिल्ड। Their work is to take care of the quality of the goods and control the prices। और इस गिल्ड का काम क्या था कि जो प्राइसेस उस समय थी उसको कंट्रोल करना, और जो चीज़ें बनी हुई थी या जो बनाई जाती थी उसको क्वालिटी को मेंशन करना, उसके रेट को मेंटेन करना। सो इन दिस वे वी सी द चोलास वेयर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एफिशिएंट एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे डेवलप। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जो चोला राजा हुए वो बहुत ही पावरफुल थे, और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी राज्य के लिए बहुत सा काम किया, अपने प्रजा के लिए भी बहुत सा काम किया। सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर। थैंक यू।